नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का पार्ट 7। आधा घंटा बीत गया। बंसीलाल के कमरे का माहौल नहीं बदला था। देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर और टेबल पार कुर्सी पर बैठा बंसीलाल, दोनों हाथ टेबल पर रखे, एक ही मुद्रा में बंसीलाल थकान महसूस करने लगा था। इस बीच बंसीलाल ने देवराज चौहान को तरह तरह के लालच दिए थे कि उसे जिंदा छोड़ दे। अपनी बातों में फंसाना चाहा, मौका भी ढूंढता रहा कि देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर छीन सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देवराज चौहान ना तो उसकी बातों में फंसा और न ही बंसीलाल के प्रति लापरवाह हुआ। फिर देवराज चौहान थोड़ा सा नीचे झुका और एक हाथ से जूते में फंसा चाकू निकाला और बटन दबाकर उसका फल खोला, जो कि सिर्फ 3 इंच लंबा था। बंसीलाल की आंखें सिकुड़ी। ये क्या कर रहे हो? उसके होंठों से निकला। तुम्हें खेल खेलने का बहुत शौक है। जिससे तुम्हारे बारे में मालूम किया था उसने बताया था। देवराज चौहान के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। छोटा सा मौत का खेल मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ। जिंदा बच गए तो तुम्हारी किस्मत, मर गए तो वो भी तुम्हारी किस्मत। मैं समझा नहीं, सिर्फ एक बार तुम पर चाकू फेंकूंगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ। बंसीलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। अगर तुम्हें मेरा ये खेल पसंद नहीं तो शूट कर देता हूं तुम्हें। नहीं, गोली मत मारना। चाकू वाला खेल पसंद है मुझे, वो जल्दी से सूखे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। लेकिन इतनी पास से निशाना लगाओगे तो निशाना ठीक बैठेगा, मैं मर जाऊंगा। घबराया बंसीलाल कह उठा। ठीक कहते हो। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़े। तुम्हारा क्या ख्याल है, कितनी दूर से मुझे निशाना लेना चाहिए? 15 फीट का फासला तो होना ही चाहिए। बंसीलाल का गला सूख रहा था। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। बंसीलाल भी जल्दी से उठा। 15 फीट का फासला बना लो, देवराज चौहान ने कहा। बंसीलाल जल्दी से पीछे हटा और 15 की अपेक्षा कम से कम 18 फीट का फासला बनाकर खड़ा हो गया। देवराज चौहान के होंठों पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। फासला कम तो नहीं है? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक है, कहते हुए वो एक कदम और पीछे हो गया। मैंने चाकू फेंक कर सिर्फ एक बार ही तुम पर वार करना है, देवराज चौहान एकाएक कठोर स्वर में कह उठा। बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए। अगर तुम अपनी जगह से जरा भी हिले तो मैं उसी वक्त तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं नहीं हिलूंगा। बंसीलाल की आवाज में भय से भरी खरखराहट आ गई थी। मौत को अपनी तरफ आते देखकर कोई भी अपनी जगह ठहरा नहीं रह सकता था। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा बहुत अवश्य हिलोगे और चाकू की अपेक्षा रिवॉल्वर की गोली से मरोगे। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। मेरी सलाह पर चलकर तुम अपने लिए खतरा कम कर सकते हो। तो कैसे? आंखें बंद कर लो। इस वक्त तुम्हारे लिए इससे बेहतरी और नहीं हो सकती। बंसीलाल का रंग फक हो चुका था। रह रहकर सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। मैं खेल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, मर्जी तुम्हारी कि आंखें बंद करो या ना करो। बंसीलाल ने फौरन आंखें बंद कर ली। कसम ले लो कि आंखें नहीं खोलनी। बंसीलाल ने बंद आंखों को और भी भींच लिया। उसी पल देवराज चौहान का चाकू वाला हाथ उठा। चाकू का फल अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में फंसा था। आंखों में मौत से भरी ठंडक उभर आई थी। तभी देवराज चौहान ने हाथ को तीव्रता से खास अंदाज में झटका दिया और चाकू हाथ से निकल गया। चाकू की रफ्तार इस कदर तेज थी कि 2 पल पता ही नहीं चला कि चाकू है कहाँ, और जब नजर आया तो उसका पूरा फल बंसीलाल की ठोड़ी के नीचे गर्दन में धंसा हुआ था। बंसीलाल की आंखें चौड़ी होकर फैल चुकी थी। गर्दन में चाकू धंसा होने की वजह से वो चीख भी नहीं पा रहा था। तड़प कर उसने अपना हाथ गर्दन में धंसे चाकू की मुठ पर रखा। इससे ज्यादा हरकत नहीं कर सका बंसीलाल। खेल खेलने वाले को खेल ने ही खत्म कर दिया था। उसका शरीर ढीला पड़ता चला गया। चाकू की पीठ पर पड़ा हाथ नीचे को झूल गया और वो उखड़े पेड़ की तरह नीचे जा गिरा। मर गया था वो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखी और बंसीलाल की लाश की तरफ बढ़ा। आंखों में अभी भी मौत के सर्द भाव छाए हुए थे। पास पहुंचकर नीचे झुकते हुए
उसने गले में फंसा चाकू निकालकर उसकी कमीज से साफ किया। फिर टेबल के पास आकर वहां मौजूद पानी का ग्लास उठाकर चाकू का फल धोया और उसे बंद करके पुनः जूतों में फंसाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान जानता था कि अभी बंसीलाल के आदमी उसके लिए खतरा बन सकते हैं। बाहर रूम में कदम रखते ही देवराज चौहान सतर्क हो चुका था। बंसीलाल के आदमियों द्वारा चलाई गई गोली कभी भी उसके सिर में धंस सकती थी। जो 2 आदमी उसकी मौजूदगी में बंसीलाल के पास ऑफिस में आए थे वो बहुत खतरनाक लगे थे। चलते चलते देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा पहुंचा था। बार रूम में जैसे अब भीड़ बढ़ गई महसूस हो रही थी। देवराज चौहान लोगों के बीच में से निकलता हुआ बार रूम के दरवाजे के पास पहुंचा कि वहां मौजूद कर्मचारी ने दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान बाहर निकल गया। सामने छोटा सा रिसेप्शन था। वहां भी लोग बैठे हुए थे। तीव्र रोशनी और भरपूर चहल पहल थी। देवराज चौहान की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी और साथ ही वो बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था। आधे मिनट में ही देवराज चौहान वहां से बाहर पार्किंग में था। बहुत अजीब लगा देवराज चौहान को कि किसी ने उसे रोका टोका नहीं और वो बाहर आ गया। स्पष्ट था कि कोई गड़बड़ है। या तो बंसीलाल के आदमी थापर जगमोहन वगैरह की वजह से पीछे हट गए हैं या फिर ये शांति चुप्पी उनकी कोई चाल हो सकती है। जो भी हो, देवराज चौहान हर स्थिति के प्रति सतर्क पार्किंग में खड़ी अपनी कार में जा बैठा। कार स्टार्ट करते हुए भी उसकी निगाह हर तरफ फिर रही थी। रिवॉल्वर जेब से निकालकर गोदी में रख ली थी। जगमोहन, बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव अंधेरे में अलग अलग पोजीशन लिए हुए थे। उन्होंने बंसीलाल के आदमियों को स्पष्ट तौर पर वहां पोजीशन लेते देखा था और वो समझ गए थे कि ये तैयारी देवराज चौहान के लिए कर रहे हैं कि कब वो बाहर निकले और वो हरकत में आए। तीनों ज्यादा फासले पर नहीं थे। बांकेलाल राठौर खिसकता हुआ जगमोहन के पास पहुंचा था। थारे को मालूम कि हम का सोचो, बांकेलाल राठौर ने धीमे स्वर में कहा। क्या? देवराज चौहान तो बंसीलाल को वड़ के ही आयो। हाँ, बंसीलाल बचेगा नहीं। पेशीराम जानो हो कि ना जानो हो, बंसीलाल राठौर गंभीर था। देवराज चौहान बंसीलाल को कुछ कहो तो इस रास्तों पर मूणा चौधरी से झगड़ा होयो। तुम ठीक कह रहे हो। जगमोहन के चेहरे पर व्याकुलता आ गई थी। मारे को एक को बात समझ में ना आयो, तारी समझ में आयो का? बांकेलाल राठौर ने कहा। देवराज चौहान तो ये बंसीलाल को वड़ के बाहर आयो, मामला तो निपट गयो ही समझो। ये मूणा चौधरी काफी टोको, या तो कामों का ही एंड हो गयो। सबो हैप्पी हैप्पी अपने घड़ा को जानो को वास्तव तैयार हुए। मैं नहीं जानता। पेशीराम ने जो कहा वो तुम्हें बता दिया था। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मारे को तो ला गया है कि पेशीराम यो ही हाँको। मूणा चौधरी से देवराज चौहान का वास्ता ना पड़ो। बांकेलाल राठौर गंभीर था। पेशीराम मारे से मजाक करो कि? बांके, हुक्म। वो देख, देवराज चौहान बाहर निकला है। बांकेलाल राठौर की नजर फौरन उधर गई। रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार पर तिर प्रकाश चमक रहा था। जो व्यक्ति नजर आया वो दाढ़ी वाला था, परंतु चलने के ढंग से वो स्पष्ट तौर पर देवराज चौहान ही लग रहा था। उसके साथ और लोग भी आ जा रहे थे। वो देवराज चौहान ही हुए। छोरा मारे को बतायो कि देवराज चौहान दाढ़ी में हो। वो दोनों की निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। देवराज चौहान के चलने का ढंग देखकर वो समझ गए कि वो आने वाले खतरे के प्रति सावधान है। फिर देवराज चौहान को पार्किंग की तरफ बढ़ते देखा। रुस्तम राव को बता दे कि देवराज चौहान बाहर आ गया है, जगमोहन बोला। थोड़ा अंधा न होयो, देवराज चौहान की दाढ़ी को पहचानो हो। वो बंसीलाल के आदमी इधर उधर फैले हैं, वो अभी तक हरकत में क्यों नहीं आए? बांकेलाल राठौर की नजरें अंधेरे में फिर रही थी। होंठ पीछे हुए थे। थारा का ख्याल हो वो कि देवराज चौहान ने बंसीलाल को वड़ दियो हो? हाँ, जगमोहन की आवाज में दृढ़ता थी। बंसीलाल अब नहीं रहा। देवराज चौहान अब तक अपनी कार में बैठ चुका था। तभी उन्होंने अंधेरे में कुछ व्यक्तियों को चोरी छिपे सावधानी से जीप और कार की तरफ बढ़ते देखा। बांके, जगमोहन सख्त स्वर में कह उठा। ये लोग शायद देवराज चौहान का पीछा करने जा रहे हैं और रास्ते में कहीं उसे घेरने की चेष्टा करेंगे। मेरे ख्याल में वो लोग रेस्टोरेंट में हंगामा नहीं करना चाहते होंगे। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर नजर आने लगी। हम अभी सबको वड़ दो, ये तो मारो बाएं हाथ का। अभी कुछ नहीं करना, जगमोहन कह उठा। पहले देवराज चौहान कार से बाहर निकलेगा, उसके बाद ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों में पीछे जाएंगे। देवराज चौहान को बाहर निकल लेने दे, उसके बाद इन लोगों की गाड़ियों को बाहर नहीं निकलने देना है। इस तरह देवराज चौहान सुरक्षित बाहर निकल जाएगा और उन्हें उलझाकर हम चुपचाप यहाँ से खिसक सकते हैं। एकदम फिट बात बोलो तुम। क्या यो ही कि देवराज चौहान कार लेकर निकलो तो इन गाड़ियों की फूंको निकालो, गोलियों मारोगे?
हाँ, इस काम में चूकना नहीं। रुस्तम राव को भी समझा दो, वो उधर है। बांकेलाल राठौर जगमोहन के पास से हटा और उधर सरक गया जहां रुस्तम राव मौजूद था। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान की कार पर थी, जो कि स्टार्ट होकर बाहर की तरफ बढ़ गई थी। देवराज चौहान को हर पल लग रहा था कि अभी कुछ हुआ तो अभी कुछ हुआ। वो गोदी में रखी रिवॉल्वर उठाने को तैयार था। कार स्टार्ट करके पार्किंग से आगे बढ़ाई और रेस्टोरेंट के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पर मुस्तैदी दरबान खड़ा था। भीतर प्रवेश करती एक कार की तीव्र रोशनी देवराज चौहान पर पड़ी। जब वो कार बगल से गुजरकर भीतर प्रवेश कर गई तो देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ाई और रेस्टोरेंट के मेन गेट से बाहर निकलता चला गया। मन ही मन हैरान था देवराज चौहान कि बंसीलाल के आदमियों से उसका जरा भी सामना नहीं हुआ। ऐसे में देवराज चौहान ने यही सोचा कि बंसीलाल के आदमी थापर जगमोहन वगैरह की वजह से पीछे चले गए होंगे। अभी इस सोच से देवराज चौहान हटा भी नहीं था कि कार सड़क पर ही पहुंची थी कि उसके कानों में भीतर होने वाली फायरिंग की आवाज पड़ी। पहले तो इक्का दुक्का ही गोलियां चली, उसके बाद एकाएक ही फायरिंग की रफ्तार में तेजी आ गई। लोगों की भगदड़ चीखें उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान नहीं समझ पाया कि ये गोलियां कैसे चली, क्या हुआ है भीतर। इन हालातों को जानने के लिए रुकना ठीक नहीं था। वो कार आगे बढ़ाता चला गया। एक पल के लिए देवराज चौहान ने बैक मिरर में देखा तो उसी क्षण उसकी आंखें सिकुड़ी। देखते ही देखते एक कार रेस्टोरेंट के गेट से बाहर निकली और सड़क पर आकर उसी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा होने की वजह से देवराज चौहान नहीं जान पाया कि कार में कौन है, कितने लोग हैं। ये भी कोई पक्की बात नहीं थी कि कार वाले उसी के पीछे हों। 2 मिनट बीत गए। पीछे आने वाली कार खास रफ्तार से पीछे आती रही। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। अब ये जानना जरूरी हो गया था कहीं उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा। इस विचार के साथ ही देवराज चौहान ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। नजरें बैक मिरर पर आती रही। कुछ ही पलों में उसे इस बात का एहसास हो गया कि पीछे आने वाली कार भी धीमी हो गई है। देवराज चौहान ने कार की रफ्तार कुछ तेज कर दी तो पीछे वाली कार की रफ्तार भी तेज हो गई। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि रेस्टोरेंट से ही वो कार उसके पीछे लगी हुई थी। इसका मतलब बंसीलाल के आदमी होटल में दंगा करना नहीं चाहते थे। अब उसके पीछे लग गए कि रास्ते में उसे घेर सकें। शायद उन्हें बंसीलाल की मौत की खबर नहीं थी, वरना वो उसके पीछे आने की जरूरत ना समझते। इससे पीछा छुड़ाना जरूरी था। इस सोच के साथ ही देवराज चौहान ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क पर अन्य वाहन भी थे। हेडलाइटें चमक रही थी। पीछे वाली कार को भी इस बात का एहसास हो गया था कि आगे वाली कार को उनके पीछा किए जाने का पता चल गया है। दोनों कारों की भागदौड़ जारी हो गई, जबकि बीच में अन्य ढेरों वाहन थे। अंधेरा और वाहनों की वजह से कार की रफ्तार बढ़ानी भी आसान नहीं थी। देवराज चौहान ने तेजी से एक कार को ओवरटेक किया तो तभी सामने मोड़ से टेम्पो मुड़कर सामने आ गया। देवराज चौहान फुर्ती के साथ कार को साइड से निकाला, वरना टक्कर हो जाती। फिर भी कार का पिछला हिस्सा टेम्पो से टकरा गया। कार जोरों से लड़खड़ाई, फिर संभल गई। देवराज चौहान ने कार को उसी मोड़ पर डाल दिया जहां से टेम्पो आया था। कार की रफ्तार पुनः बढ़ गई। बैक मिरर में देखा, पीछे अब वो वाली कार नहीं थी। देवराज चौहान सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था। नजर रह रहकर बैक मिरर पर जा रही थी। तभी बैक मिरर से पुनः वही कार की हेडलाइटें नजर आने लगी। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। इतना समझ गया कि वो आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं। उसने कार की रफ्तार पुनः तेज कर दी। सामने से आते वाहनों की हेडलाइटों में आंखें चुधिया रही थी। करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाने पर देवराज चौहान ने देखा कि सामने ट्रैफिक जाम है। उसने कार की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। पीछे वाली कार बराबर पीछे थी। खतरा सिर पर था। उसकी कार रुकते ही वो चुप नहीं बैठने वाले। देवराज चौहान ने आगे नजर मारी। साइड से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आगे कोई एक्सीडेंट हो गया होगा या कोई दूसरी वजह होगी। जाम बढ़ता जा रहा था। आगे बस खड़ी थी। देवराज चौहान ने उसके पीछे कार रोकी और फुर्ती के साथ कार का दरवाजा खोलते हुए गोदी में पड़ी रिवॉल्वर उठाई और बाहर निकलकर सड़क पर ही आगे भागता चला गया। वाहनों के बीच में से गुजरने लगा। रिवॉल्वर जेब में डाल ली थी। कारें पार करके देवराज चौहान ने 2 पल के लिए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो 4 ही आदमी लगे जो पीछे भागते आ रहे थे। देवराज चौहान ने पुनः वाहनों के बीच दौड़ लगा दी। जाम ट्रैफिक में लोग गाड़ियों में बैठे थे तो कुछ बाहर भी खड़े थे। देवराज चौहान कभी किसी कार से टकराता तो कभी बाहर खड़े व्यक्ति से। वहां चलने के लिए रास्ता नहीं था, जबकि वो दौड़ रहा था। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने पुनः पीछे देखा। पीछे वाले भी पीछे भाग रहे थे। वो पीछा नहीं छोड़ने वाले, कुछ करके रहेंगे, वरना इस तरह वो खुले में पीछे नहीं दौड़ते। कारों के पास खड़े लोगों ने आवाज मारकर पूछा भी, क्या बात है, वो क्यों भाग रहा है। देवराज चौहान ने एकाएक भागने का रुख पलटा और वाहनों में से निकलकर सड़क के किनारे की तरफ भागा।
उधर पतली गली थी। सड़क छोड़कर देवराज चौहान उस गली में प्रवेश करता चला गया। अंधेरी गली में देवराज चौहान के दौड़ते कदमों की तेज आवाज गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में देवराज चौहान के पीछे आते अन्य दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। मौत से भरा ये वक्त दौड़ के साथ जारी था। सामने गली का मोड़ आ गया था। चंद कदमों का ही फासला बाकी था कि गोली चलने की तेज आवाज गूंजी। इसके साथ ही देवराज चौहान को गर्म शोले के पास से गुजर जाने का एहसास हुआ। तभी मोड़ आ गया। देवराज चौहान मुड़ा और मुड़ते ही दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। रिवॉल्वर हाथ में आ गई। चेहरे पर दरिंदगी से भरे वहशी भाव थे। गली में दौड़ते कदमों की आवाजें पास ही आती महसूस हो रही थी। जब आवाजें बेहद करीब लगी तभी देवराज चौहान घूमा। गली में देखा, रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। भागने वाले 4 थे, 2 आगे 2 पीछे। देवराज चौहान ने दांत भींचकर 2 बार ट्रिगर दबाया। आगे वालों का निशाना लिया। तेज चीखों के साथ आगे वाले दोनों व्यक्ति छिटक कर इधर उधर गिर गए। उनकी तड़प और चीखों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। इसके साथ ही पीछे वाले ने खुद को फुर्ती से गली की जमीन पर गिरा लिया। गली में घुप अंधेरा था। ऐसे में बाकी बचे दोनों का निशाना लेना ठीक नहीं था। देवराज चौहान पुनः दीवार की ओट में हो गया। उसी वक्त गली से फायर हुआ। गोली देवराज चौहान को नहीं लगी। वो कुछ सेकंड पहले ही ओट में हुआ था। देवराज चौहान की गोलियों से मरने वाले वो दोनों दोसा और बाटला के खतरनाक आदमी थे और खुद को नीचे गिराने वाले दोसा और बाटला ही थे। बाटला ने देवराज चौहान का निशाना लेने की चेष्टा की थी, परंतु वो तब तक दीवार की ओट ले चुका। दोसा और बाटला के चेहरे मौत भरी क्रूरता से भर चुके थे। बाटला, दोसा गुर्राया, उस हरामजादे ने हमारे खास आदमियों को मार दिया। बहुत हिम्मती है, बाटला दांत पीसते हुए कह उठा। हमने उसे कम समझा। कुत्ते की मौत मारूंगा कमीने को। मेरी गोली से उसका काम हो जाता अगर वो दीवार की ओट न लेता। अच्छा हुआ जो बच गया। दोसा सुलग रहा था। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। हमने आज तक हार नहीं मानी। वो तो वैसे भी अकेला है। पकड़ा गया तो हाथों से टुकड़े अवश्य करूंगा। मुझे तो गड़बड़ लग रही है। बाटला गुर्रा उठा। क्या गड़बड़? ये कहीं बंसी भाई को टपका तो नहीं आया? कुछ पलों की खामोशी के बाद दोसा भीचे स्वर में कह उठा। बंसी भाई अगर टपक चुका है तो फिर इस सुरेंद्रपाल को खत्म करना बहुत जरूरी है। वो क्यों? बंसीलाल के कई धंधे ऐसे हैं जिन पर हम कब्जा जमा सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे रास्ते में आए। कहते हुए दोसा ने बाटला पर निगाह मारी। क्या कहता है? ख्याल बुरा नहीं है। अगर बंसी भाई जिंदा हुआ तो, बाटला ने कहा, तो भी सुरेंद्रपाल को खत्म करना घाटे का सौदा नहीं। बंसी भाई हमें सबसे ज्यादा वफादार मानने लगेगा। यानी कि हर हाल में सुरेंद्रपाल को खत्म करना है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तभी उसके कानों में मध्यम सी आवाज दौड़ने लगी। वो भाग रहा है। कहते हुए बाटला उछलकर खड़ा हुआ और भागा। दोसा भी खड़ा होकर दौड़ पड़ा। दोनों गली के बाहर निकले। हाथों में रिवॉल्वरें थीं। दूर उन्हें देवराज चौहान दिखा, जो कि अंधेरे में किसी छाया की भांति लग रहा था। वो रहा। दोनों तीर की भांति उस तरफ दौड़ पड़े। संभल कर रहना, बाटला दौड़ते हुए कह उठा। वो रिवॉल्वर अच्छी चला लेता है। मैं हरामी को भून दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। कुछ आगे जाकर वो रुके। देवराज चौहान नजर नहीं आ रहा था। कहाँ गया? दोसा गुर्रा उठा। यही है, अंधेरे का फायदा उठाकर छिप गया है। यहां से आगे नहीं गया, बाटला ने दांत भींचकर कहा। दोनों की सतर्कता से भरी नजरें हर तरफ घूमने लगी। एक तरफ गलियां थी, सड़क पार दूसरी तरफ बहुमंजिला फ्लैट बने हुए थे, अपार्टमेंट थे। साला कुत्ता कहीं बच न जाए। अंधेरे का फायदा मिल रहा है हरामी को, वरना अब तक तो टपका दिया होता। दोसा दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। दोसा, तू उधर देख। बाटला हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर पर हाथ फेरता हुआ भयानक स्वर में कह उठा। मैं उधर देखता हूं। हमारा अकेले अकेले होना ठीक नहीं। वो इस बात का फायदा उठा लेगा। आसानी से हमारा निशाना। हम साथ साथ रहेंगे तो उसे अंधेरे का फायदा उठाकर निकलने का मौका मिल जाएगा। क्या कहता है? ठीक है, तू उधर जा, मैं उधर जाता हूं। बाटला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी सामने वाली गली से फायर हुआ। गोली उनके पास से निकल गई। कुत्ता उधर है, गली में। कहने के साथ ही दोसा रिवॉल्वर थामे उस तरफ दौड़ा। तभी उधर से एक गोली आई। गोली उस तरफ दौड़ते दोसा को तो नहीं लगी, लेकिन बाटला के पेट में जा लगी। बाटला की चीख गूंजी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई और नीचे गिरकर तड़पने लगा। दोसा तुरंत समझ गया कि बाटला टपक गया। उसने खुद को फौरन नीचे गिरा लिया और उस गली की तरफ रिवॉल्वर करके ट्रिगर दबा दिया। फायर का धमाका हुआ। जवाब में कोई आवाज नहीं गूंजी। उसी पल गली की तरफ से गोली आई, जो कि नीचे पड़े दोसा के सिर के पास जमीन में आ धंसी। बाल बाल बचा वो। दोसा ने रिवॉल्वर सीधी की और पुनः ट्रिगर दबा दिया। गोली खाली गई। जवाब में गली की तरफ से फायर हुआ।
मगर दोसा इस बार भी बच गया। गोली उसके पैर के पास जमीन में लगी। वो खुले में अवश्य था, परंतु अंधेरे में नीचे लेट जाने का उसे भरपूर फायदा मिल रहा था। और ये सब होते रहना शायद दोसा जैसे हत्यारे के लिए बर्दाश्त करना कठिन हो गया था। एकाएक वो गुर्राकर उठा और रिवॉल्वर थामे उस गली की तरफ दौड़ पड़ा। हरामजादे, दोसा पागलों की तरह चीखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल निशाने पर था दोसा। पास आता जा रहा था वो। देवराज चौहान ने हाव भाव में दरंदगी समेटे रिवॉल्वर वाली बाह सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। झलक पाली होगी दोसा ने देवराज चौहान की हरकत की। भागते हुए वो थोड़ा सा लहराया। गोली कंधों को रगड़ देती हुई निकलती चली गई। दांत भींचे देवराज चौहान ने पुनः ट्रिगर दबाया, परंतु इस बार फायर की आवाज नहीं गूंजी। खाली चैम्बर के खड़कने का स्वर कानों में पड़ा। चैम्बर का लीवर बजने की आवाज पास पहुंच चुके दोसा के कानों तक जा पहुंची थी। दोसा फौरन ठिठक गया। पास के मकान से आती मध्यम सी रोशनी में दोसा के चेहरे की झलक मिली, जहां वैसी चमक ठाटे मार रही थी। देवराज चौहान दरिंदगी भरी निगाहों से दोसा को देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली। दोसा हंसा। हंसी की आवाज गूंजी। आगे के टूटे दांतों की वजह से उसका चेहरा भी भयानक हो उठा। हो गया काम, धोखा दे गई रिवॉल्वर। दोसा इस वक्त वास्तव में वहशी लग रहा था। अब मारूंगा तुझे। आसपास बने घरों से लोग बाहर झांकने शुरू हो गए, परंतु लोगों की परवाह ही किसे थी। खतरनाक से खतरनाक लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, दोसा उसी लहजे में कह रहा था। लेकिन तू उनसे कुछ जुदा ही निकला, वरना दोसा को इतनी भागदौड़ कभी नहीं करनी पड़ी किसी की जान लेने के लिए। गोली अच्छी चला लेता है तू, लेकिन चैम्बर ही खाली हो जाए तो फिर ट्रिगर ही किस काम का। देवराज चौहान उसी तरह उसे देखता रहा। तूने तो सोचा होगा कि मेरे को मार देगा। मार भी देता अगर एक गोली और बची होती तो, परंतु गोली कैसे बचती। मेरी लंबी जिंदगी को भगवान ही छोटी बना सकता है, तू नहीं। दोसा मौत भरे स्वर में कहे जा रहा था। जंग के मैदान में उतरने से पहले हथियारों को तैयार कर लेना चाहिए। तेरा तो चैम्बर ही खाली था। मैंने गिना, 5 गोलियां निकली तेरे रिवॉल्वर से। माल खाना भरा नहीं था क्या। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत की मुस्कान आई। कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। आज तेरे को जिंदगी ने धोखा दे दिया। दोसा हंसा। बंसी भाई का क्या किया तूने। मार दिया। बढ़िया बढ़िया किया। मेरे को फायदा मिलेगा। उसके कई धंधे मैं देखता हूँ, वो सब मेरे हो जाएंगे अब। ठीक उसी पर देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर दोसा पर दे मारी। इस वक्त अंधेरे का फायदा मिला देवराज चौहान को कि दोसा को उसकी हरकत का एहसास बाद में हो सका। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का 7वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।